नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मयंक अग्रवाल, सीनियर साइकियाट्रिस्ट, नशा मुक्ति स्पेशलिस्ट और माइग्रेन स्पेशलिस्ट हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन समस्या जिसका नाम है पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। इमरजेंसी में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको छाती में दर्द होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी जान चली जाएगी, पसीना आता है, बॉडी में शेकिंग होती है, चिल्स होता है, उनको बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है। डॉक्टर सब रिपोर्ट्स निकालते हैं, ईसीजी करते हैं, इको करते हैं, सारी हिस्ट्री पूछते हैं। उसके बाद पता चलता है सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है और व्यक्ति को एक नॉर्मल पैनिक अटैक था। पैनिक अटैक किसी को लाइफ में कोई मेजर ट्रॉमा या स्ट्रेस हो उसकी वजह से आना एक कॉमन बात है। किसी भी व्यक्ति की लाइफ में एक या दो पैनिक अटैक आना ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर लाइफ में कोई मेजर ट्रॉमा जैसे कि किसी की डेथ हो गई है या कोई बड़ा नुकसान हो गया है या कोई दूसरा ट्रॉमा है, कोई लड़ाई हो गई है, उसकी वजह से पैनिक अटैक आना ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार पैनिक अटैक आ रहा है, उसका पैनिक अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी पैनिक अटैक आ रहा है, उसको रात में पैनिक अटैक आ रहा है, उसको डर लग रहा है कि बाहर जाएगा तो पैनिक अटैक आएगा, तो ऐसे व्यक्ति को समझ लेना चाहिए उनकी बीमारी बढ़ गई है और उनको पैनिक डिसऑर्डर हो गया है और उनको अभी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। आखिर पैनिक अटैक क्या होता है? पैनिक अटैक में व्यक्ति के छाती में दर्द होना, हार्ट बीट बढ़ जाना, घबराहट होना, बेचैनी होना, पसीना आना, उसको ऐसा लगता है कि उसकी जान चली जाएगी, वॉमिट होना, नौशिया होना, उसको शरीर में झंझनाहट होना, बुखार जैसा लगना, एक मन में डर लगना कि कुछ हो जाएगा और व्यक्ति को जल्दी से जल्दी इमरजेंसी में भागना पड़ता है, अपनी रिपोर्ट निकालनी पड़ती है, उसको लगता है कुछ हो जाएगा, वो मर जाएगा और ऐसे व्यक्ति को पैनिक अटैक होता है। पैनिक डिसऑर्डर दो तरीके का होता है, एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड में अगर व्यक्ति के लाइफ में कोई ट्रॉमा है, टेंशन है, कोई बात है, उसकी वजह से अगर पैनिक अटैक आ रहा है तो उसको एक्सपेक्टेड पैनिक अटैक बोलते हैं। अगर व्यक्ति को कोई रीजन नहीं है, सब कुछ अच्छा है, वो एंजॉय कर रहा है, लाइफ में खुश है, रात को उठ के उसको पैनिक अटैक आ गया या बैठा है आराम से टीवी देख रहा है, मजा कर रहा है, उसके बाद भी अगर उसको पैनिक अटैक आ रहा है तो समझ लेना चाहिए उसको ये अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक है। पैनिक डिसऑर्डर के लिए व्यक्ति को एक्सपेक्टेड पैनिक अटैक भी आना चाहिए और अनएक्सपेक्टेड, तभी व्यक्ति को पैनिक डिसऑर्डर नाम की बीमारी से डायग्नोसिस किया जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए और उसके मन में फियर होना चाहिए। अगर व्यक्ति को मन में फियर हो गया कि वो बाहर जाएगा तो उसको पैनिक अटैक आ जाएगा, बाहर जाने से बच रहा है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, उसको अगोराफोबिया नाम की बीमारी हो गई है जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगर वो पब्लिक प्लेस पर जाएगा या ट्रांसपोर्ट में जाएगा या कहीं जाएगा तो उसको पैनिक अटैक आ जाएगा, ऐसी जगह जाने में उसको डर लगता है, बचते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है और उसका कॉन्फिडेंस काफी कम हो जाता है और उसको बीमारी का लेवल काफी बढ़ जाता है। पैनिक अटैक कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी नहीं है, यह एक कॉमन सा एंजाइटी अटैक है और जो इजीली ट्रीट कर सकते हैं। जनरली यह बीमारी 20 to 25 ईयर्स की एज में होता है, ओल्ड एज में जनरली यह बीमारी नहीं होती है। व्यक्ति के पास ऐसी सब रिपोर्ट्स होती हैं जिससे क्लियर हो जाता है कि व्यक्ति को पैनिक अटैक ही है और उसको हार्ट अटैक नहीं है। आखिर पैनिक अटैक कैसे होता है? पैनिक अटैक होने के बहुत सारे रीजन है। सबसे मोस्ट कॉमन रीजन है कोई टेंशन। अगर व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉस हो गया है, कोई बचपन में चाइल्डहुड अब्यूज हुआ है, कोई सेक्सुअली अब्यूज हुआ है, उसको बहुत ज्यादा ट्रॉमा हुआ है, किसी की डेथ हो गई है या घर में बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है, तो व्यक्ति को पैनिक अटैक आ सकता है। दूसरा मोस्ट कॉमन रीजन है जेनेटिक। अगर फैमिली में किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक अटैक की बीमारी है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी पैनिक अटैक हो सकता है। तीसरा, व्यक्ति अगर कोई नशा करता है, जैसे कि अल्कोहल लेता है, दारू लेता है, भांग लेता है या और दूसरे तरीके का नशा करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी पैनिक अटैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चौथा रीजन है टेम्परामेंट। व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, इस पर भी पैनिक अटैक डिपेंड करता है। अगर व्यक्ति को बहुत ज्यादा अवॉइडेंट है, डिपेंडेंट है, उसको फियर रहता है, तो उसको पैनिक अटैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। पैनिक अटैक में क्या होता है? पैनिक अटैक में ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है सेरोटोनिन, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। धीरे धीरे डेफिशिएंसी होने की वजह से व्यक्ति को एंजाइटी होने लगती है। पैनिक अटैक कैसे डायग्नोसिस किया जाता है? इसको डायग्नोसिस करने के लिए अधिकतर पेशेंट्स के पास ओपीडी में जो भी आते हैं उनके पास ऑलरेडी सब रिपोर्ट्स होती हैं, ईसीजी होता है, इको होता है, बॉडी की और इन्वेस्टिगेशंस ऑलरेडी डॉक्टर्स ने कराई होती है। इसके अलावा जो थायराइड की एक रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है और व्यक्ति का फिजिकल एग्जामिनेशन और व्यक्ति की पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री पूछ के यह बीमारी डायग्नोसिस की जाती है। पैनिक अटैक का एज सच कोई टेस्ट नहीं होता कि जिसमें क्लिक किया जाए हाँ इसको पैनिक अटैक है। कोई एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्रेन के स्कैन में या ब्लड रिपोर्ट में पैनिक अटैक की बीमारी नहीं आती है। अब पैनिक अटैक को कैसे ट्रीट किया जाता है?
इसको ट्रीटमेंट के दो हिस्से हैं, पहला है काउंसलिंग और दूसरा मेडिकेशन। अगर व्यक्ति की पैनिक अटैक की फ्रीक्वेंसी काफी कम है, कभी कभी आता है, तो व्यक्ति को काउंसलिंग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो व्यक्ति को मेडिसिन देना काफी जरूरी होता है। मेडिसिन में सबसे कॉमन प्रेस्क्राइब जो मेडिसिन है वह एसएसआरआई ग्रुप की है, जिसको सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर भी बोलते हैं। यह मेडिसिन काफी इफेक्टिव है। यह मेडिसिन लेने के बाद व्यक्ति को एंजाइटी या पैनिक अटैक से काफी राहत मिलती है। किसी किसी व्यक्ति की हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए एक बीटा ब्लॉकर, जिसको प्रोप्रानोल बोलते हैं, वह भी देना पड़ता है। कभी कभी व्यक्ति को मन में एक फियर रहता है, अगर डर है कि बाहर जाएगा तो उसको पैनिक अटैक आ जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को एक एसओएस करके मेडिसिन आती है, वह देनी पड़ती है, जिसको हम क्लोनाजिपाम बोलते हैं। व्यक्ति को वो देते हैं और उसके बाद व्यक्ति के मन में एक फियर खत्म हो जाता है और यह मेडिसिन काफी इफेक्टिव है। लेने के बाद अगर बाई चांस कोई पैनिक अटैक आया तो वो भी कंट्रोल हो जाता है। काउंसलिंग में दो टेक्निक होती है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है और इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में व्यक्ति के जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जो थॉट्स में एब्नॉर्मलिटी, उसको ठीक किया जाता है। और एक जो टेक्निक बहुत ही ज्यादा कॉमन और इफेक्टिव है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग टेक्निक में 5 4 3 2 1 ऐसे एक रूल होता है। 5 मतलब व्यक्ति को अगर कभी पैनिक अटैक आया तो सबसे पहले उसको डीप ब्रीदिंग करना है, उसको सांस को अंदर तक लेना है। उसके बाद घर में या कमरे में पड़ी हुई 5 ऐसी चीजों को देखना है जो व्यक्ति इजीली देख सकता है और अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। यह चीजें कुछ भी हो सकती है, घड़ी हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, लाइट हो सकती है, फैन हो सकता है। उसके बाद 4 मतलब व्यक्ति को कुछ चीज टच करनी है। घर में पड़ा हुआ कोई भी सामान या रूम में जो भी सामान है, व्यक्ति टच कर सकता है और अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। उसके बाद व्यक्ति को जो 3 नंबर की चीज है, उसमें व्यक्ति को कुछ हियर, जैसे कि आवाज सुननी है, उसको माइंड में कोई भी आवाज सुनेगा, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है। चौथा नंबर है व्यक्ति को कोई भी चीज को स्मेल करना है। जो आसपास कभी पड़ी हुई चीजों को व्यक्ति को स्मेल करेगा तो व्यक्ति की एंजाइटी रिलीव होगी। और 5th नंबर है व्यक्ति किसी चीज को टेस्ट कर सकता है या अपने माइंड को ट्रेन कर सकता है, बोल सकता है कि हाँ मैंने एंजाइटी कंट्रोल की, और अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कर सकता है या अपने बारे में कोई पॉजिटिव चीज सोच सकता है और अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। किसी किसी व्यक्ति को डीप ब्रीदिंग टेक्निक के माध्यम से या प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन के माध्यम से भी एंजाइटी कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो जिन किसी व्यक्ति को पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर की बीमारी है, उनको साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। थैंक यू।